हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो हमने पहले से 2 या 3 इसका वीडियो लेक्चर पब्लिश कर दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो, ताकि ये वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। चलो, आज का टॉपिक है क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। यानी कि अगर किसी भी धातु को हम अम्ल के साथ अगर मिला देते हैं या फिर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। हालांकि इसको हमने पहले ही रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पढ़ रखा है कि जब भी कोई भी धातु अम्ल के साथ मिलेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जब भी ध्यान देना है, धातु अम्ल के साथ लगता है तो हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उसके अलावा क्या बनेगा ये नहीं पता, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देखो, यहाँ ये भी लिखा है कि पहले ही अध्याय में आप अध्ययन कर चुके हैं कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो उसके साथ क्या बनाता है, संगत लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो ये आपका नोट पॉइंट करके ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया। हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो संगत पहले लवण बनाता है फिर हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब इसको अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखोगे, तो हमने क्या लिख दिया, धातु लिख दिया और अम्ल लिख दिया। यहाँ पर अम्ल तनु अम्ल लिया गया है तो उसके साथ क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर है। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेकिन क्या सभी धातु इसी प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। आइए इसका पता लगाते हैं। मतलब कि अगर सब धातु ले लें हम तो क्या ऐसी चीजें निकल के सामने आएंगी। अब इसका यहाँ पे क्या करना है, पता लगाना है। तो देखो, यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है कि इसमें आपको सोडियम ले लेना है तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कर लीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। मलिन यानी कि मैली है तो उन्हें रेगमाल से रगड़ के साफ कर लीजिए। फिर कह रहा है सावधानियां बरतनी है कि सोडियम और पोटेशियम को नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है और एसिड वैसे ही खतरनाक है, मिलाओगे तो ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर सकते हैं। इसीलिए इसको नहीं लेना है आपको, और बहुत अगर लेना भी है तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब आगे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि नमूने को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त परख नली में डालिए। जो भी नमूना लिए हैं अलग अलग परख नली में उसको डालकर चेक करना है। थर्मामीटर को परख नली में इस प्रकार से लटका दे कि उसका जो बल्ब है वो अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखो, इसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इस क्रियाकलाप को मैं यहां नहीं बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और यहां दिया गया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक की अभिक्रिया और आयरन की सक्रियताओं के लिए समीकरण लिखिए। तो ये चीजें तो आपको पहले से पता है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर आपका मैग्नीशियम है यानी कि Mg है, इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। फिर हमारा आयरन है यानी कि Fe है, अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियोज बना दूंगा। अब देखो, कह रहा है कि जो धातुएं हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। ध्यान दीजिए, ये नोट पॉइंट करके नोट 1 कर लेना है। नोट 1, इसमें क्या लिखना है कि कोई भी अगर धातु है, अगर हम नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है HNO3, इसी को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती है तब वह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। लेकिन अभी इसके पहले हमने पॉइंट में क्या देखा था कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन सिर्फ इस केस में नाइट्रिक अम्ल अगर हम लेते हैं तो उस केस में हमारा हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, इसलिए इसको नोट पॉइंट करके लिख लेना है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो HNO3 है, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है।
प्रबल ऑक्सीकारक कहने का मतलब है वो ऑक्सीजन को दूसरे तत्व में या फिर यौगिक से अलग करके खुद में जोड़ के बना लेगा एक नया तत्व। ठीक है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, तो उसमें से ऑक्सीजन, जो भी हाइड्रोजन निकलेगा क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के खुद क्या कर लेगा, जल बना लेगा, यानी कि H2O बना लेगा। अभी हमने देखा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या करेगा, जो नाइट्रिक एसिड है इसी हाइड्रोजन को अलग नहीं रखेगा, ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ के H2O बना देगा। ठीक है, यानी जल बना देगा। और स्वयं क्या करेगा, स्वयं नाइट्रोजन के अतिरिक्त ऑक्साइड बना लेगा। जैसे जो इसमें का ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के N2O बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO बना देगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर NO2 बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम यानी कि Mg और मैंगनीज यानी कि Mn अति तनु HNO3 यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम HNO3 मिलाएंगे तो उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो यहाँ से नोट पॉइंट सेकंड क्या मिलेगा कि कोई भी धातु अगर है तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेता है, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वो अपचयित हो जाता है और उसके बाद से N2O, NO या फिर NO2 बना लेता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी नाइट्रिक एसिड को अगर हम मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये दोनों हमारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करना शुरू कर देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वह कौन सी अवस्था है या स्थिति है जिसमें किसी भी धातु के साथ अगर हम नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे यानी HNO3 को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। तो सिर्फ वो याद रखिएगा मैग्नीशियम और मैंगनीज है, जब उसमें अतिरिक्त HNO3 मिलाएंगे तभी क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, नहीं तो वो जल बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम में सबसे अधिक होती है। देखो ये हमने बहुत पहले भी देख रखा है कि जो भी उसमें से बुलबुला बनता है ना, क्योंकि क्रियाकलाप में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बुलबुले बनते हैं हाइड्रोजन गैस के, ये बुलबुले मैग्नीशियम के साथ सबसे तेज होते हैं। तो ये नोट पॉइंट 3 आपको यहाँ से कर लेना है कि जब भी हम अम्ल के साथ यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मिलाते हैं तो बुलबुले सबसे ज़्यादा किसके साथ बनते हैं, मैग्नीशियम के साथ बनते हैं। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्मा छेपी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। ध्यान देना है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी होती है। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, जैसे मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन की। तो आयरन की सबसे कम होगी और मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा होगी, जो हमने तत्वों को लिया था एज ए मॉडल। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन आता है। तो याद रखिएगा, अगर हम कॉपर को नाइट्रिक एसिड में मिलाते हैं तो परखनली की जब टेस्टिंग करते हैं तो न ही बुलबुले उठते हैं और न ही उसके ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ध्यान देना है, ये नोट पॉइंट 3 कर लेना है। नोट 3 में क्या डालोगे आप कि जो कॉपर है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा कोई बुलबुले वगैरह कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो यानी अभिक्रिया नहीं हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछ रहा है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया, अब देखो एक्वारेजिया को रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ध्यान देना है, रॉयल जल का क्या है? ये लैटिन शब्द है। देखो इसमें हमको दो चीजें लेनी है, कंसंट्रेटेड HCl यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब है HCl। जब HCl और HNO3 को 3.1 रेशियो में, यानी कि अगर 3 लीटर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं और 1 लीटर HNO3 ले रहे हैं और दोनों अम्लों को आपस में मिला रहे हैं, तो जो नया सॉल्यूशन मिलता है उसको कहते हैं एक्वारेजिया या फिर रॉयल जल। अब इसका काम क्या है? तो यह गोल्ड को गला सकता है। नॉर्मली आपको पता है कि गोल्ड को हम इजीली नहीं गला सकते हैं, लेकिन ये एक्वारेजिया क्या करता है, जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो गोल्ड हमारा गलना शुरू हो जाएगा।
जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। यानी कि सिर्फ आप अगर HCl में गोल्ड डालेंगे या फिर HNO3 में डालेंगे तो गोल्ड नहीं गलेगा, लेकिन इनके सॉल्यूशन को जब 3.1 रेशियो में मिलाते हैं, यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में मिलाते हैं, तो ये इजिली क्या कर देगा, उनको गलाना शुरू कर देगा। तो एक्वा रेजिया का आपको काम याद होना चाहिए और किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो 3 संबंध 1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से जो नया सोल्यूशन मिलता है उसको कहते हैं एक्वा रेजिया। काम क्या है, गोल्ड को गला सकता है, लेकिन अकेले इनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है। आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी होता है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो कभी कभी आपसे MCQs में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सोल्यूशन गोल्ड या फिर प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। तो एक्वा रेजिया, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और एक्वा रेजिया, 4 ऑप्शन दे सकता है। तो आपको क्या करेक्ट करना है, एक्वा रेजिया को करेक्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे। अगला कह रहा है कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं। ध्यान देना है, धातु के लवण अगर अलग ले लेते हैं हम, उनके साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं, ये आपको इस चीज में बताना है। देखो इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। कह रहा है कि कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। 2 चीज हमने ले लिया, कॉपर और आयरन का कील ले लिया। कॉपर के तार को परखनली में रखकर आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरे परखनली में रखकर कॉपर सल्फेट के विलयन, जैसे कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है, डाल दीजिए। अभी आगे हम लोग चित्र को देखेंगे। फिर 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करिए। क्या आपने किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है, इसका पता लगाइए। यानी कि जो हमने दोनों अलग अलग परखनली लिया है, क्या उसमें कोई अभिक्रिया हुई है? अगर हुई है तो इसको पता लगाइए। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? अगर अभिक्रिया हुई है तो आपने क्या देख के बताया कि अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने प्रेक्षण को क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? यानी कि जो भी कुछ हुआ है, क्या पहले की क्रियाकलाप में कोई रिलेशन है? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये भी बताइए। ठीक है, तो ये भी 3.12 जो है क्रियाकलाप, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा और इसके रिजल्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। देखो यही है, एक में हमने क्या किया, कॉपर, एक जैसे कॉपर का तार वायर ले लिया है और एक में आयरन की कील ले लिया हमने, दोनों अलग अलग परखनलियां ले लिया है। अब देखो इसमें कह रहा है कि आयरन सल्फेट का विलयन और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है। ध्यान देना है, जिसमें हमने कील लिया है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और जिसमें हमने कॉपर लिया है उसमें आयरन सल्फेट का विलयन लिया है। ठीक है, हमने अलग अलग चीज़ें लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। कह रहा है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक या विलयन से क्या कर देता है, गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। तो ये चीजें समझने से पहले हमको क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमको थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा और पहले आपको क्रियाशीलता में श्रेणी दिखा देता हूं, उसके आधार पे क्या करेंगे, आप इसका आंसर देंगे। देखो यहां पे कह रहा है क्रियाशीलता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें कोई भी विलयन या धातु सबसे ऊपर होता है, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। सबसे ऊपर सक्रिय होने का क्या मतलब है कि अगर उसको किसी भी विलयन में मिलाया जाएगा तो उन विलयनों को क्या करेगा, वो विस्थापित करके खुद का जगह ले सकता है। ठीक है, उससे जो नीचे वाला सॉल्यूशन होगा वो अपने से ऊपर वाले सॉल्यूशन को कभी विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो विलयन होगा या फिर तत्व होगा या धातु होगा, वो नीचे वाले तत्व, धातु या विलयन को क्या करेगा, विस्थापित कर सकता है। देखो इसमें पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड। अब ध्यान दो, जो हमने विलयन लिया है उसमें हमने आयरन लिया हुआ है, ठीक है, आयरन की कील लिया हुआ है और हमारा कॉपर का वायर था। तो देखो आयरन ऊपर है ना, यानी आयरन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर
कम क्रियाशील है, यानी तांबा कम क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन क्या कॉपर आयरन को उसके विलयन से विस्थापित कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। देखो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि सबसे अधिक क्रियाशील, फिर घटती है अभिक्रियाशीलता, और नीचे आने पे दिया है सबसे कम अभिक्रियाशील। यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को तो विस्थापित करेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके आधार पे जो हमारा प्रश्न था, जो हमारा एक्टिविटी था यानी कि क्रियाकलाप, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से गलित अवस्था में क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसको हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, याद करिए आप लोग। फिर कह रहा है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, हर धातु की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, जैसे कि हमने सक्रियता श्रेणी में देखा था। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, जैसा कि हमने पिछले क्रियाकलाप में हमने सारी लिस्ट बताया था। नहीं आपको पता है तो पुराना वाला वीडियो देख लो, उसमें दोनों अभिक्रियाशीलता हमने बताया, किसके साथ, जल के साथ भी बताया है, और जब हम धातु या फिर भाप के साथ अभिक्रिया किए थे उसमें भी हमने बताया था कि कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। आगे देखते हैं। लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और ये भी हमने देखा था कौन कौन से धातु भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन सा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, सबको हमने बताया था। लेकिन सब अभिक्रिया नहीं करते थे, इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। जब भाई कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, जैसे कोई धातु ये तो पता है कि किसी भी विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है उसको अभिक्रियता श्रेणी में नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो अभिक्रियता श्रेणी में उसको नहीं रख पाएंगे हम। जो आपने अध्याय 1 में जो कि विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, धातु की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है, यानी कि हमने इसको पहले ही चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। इसे समझाना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे मान लो हमने धातु ए लिया और धातु बी का लवण विलयन लिया है। अब ये धातु ए क्या कर रहा है, इसको इसके विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद का जगह लेके क्या बनता है, ए का लवण विलयन बना लेता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको हटा दे रहा है, यानी कि इसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसी के बेसिस पे तो हमने सक्रियता श्रेणी का निर्धारण किया था। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसके लिए रिएक्शन देखना था ना, इसके लिए रिएक्शन देखना था, तो आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास है आयरन, ठीक है, ये देखो लोहे की कील है ना, तो आयरन ही होगा, और इसको किस में डुबाया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन में डुबाया गया है, यानी कि CuSO4 में डुबाया गया है। जब इसमें डुबाओगे तो ये क्या करेगा, ये आयरन कॉपर को विस्थापित करके खुद बना लेगा FeSO4 बना लेगा, और प्लस में कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाले परख नली का रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा सक्रिय, आयरन ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। लेकिन दूसरा वाला रिएक्शन होगा क्या, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि तांबे का तार है, यानी कि कॉपर है, और इसको हमने आयरन सल्फेट के विलयन में डुबाया है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये कभी भी CuSO4 और प्लस में Fe बना ही नहीं पाएगा, ये होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो हमारा कम क्रियाशील है और आयरन हमारा ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील है, इसलिए इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा ये जो क्रियाकलाप 3.12 था, इसको भी हमने देख लिया। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा था अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसका पता लगाइए, और उसके आधार पर संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी हमने इसमें दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे है ये प्रश्न। ठीक है, और इस प्रश्न का अगर उत्तर यहाँ देने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं इसके आधार पे, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं।